नमस्कार। आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है असम के इतिहास में, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो लगभग 600 सालों तक टिका रहा, अहोम साम्राज्य। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी स्थापना, इसकी शानदार उपलब्धियों और हाँ, आखिरकार इसके पतन की भी एक तस्वीर दिखाते हैं। तो मिशन ये है कि इन स्रोतों से वो सबसे जरूरी बातें निकालें और समझें कि ये साम्राज्य इतना प्रभावशाली, इतना टिकाऊ कैसे बना। जरा सोचिए, एक राज्य जिसने न सिर्फ 6 सदियों तक अपनी पहचान बनाए रखी, बल्कि शक्तिशाली मुगलों को भी टक्कर दी। हाँ। सफलतापूर्वक चुनौती दी। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इसे। तो कहानी शुरू होती है 1228 ईस्वी में मोंगमाओ। ये आज का म्यांमार और चीन का यूनान वाला इलाका है शायद। हाँ, बिल्कुल वहीं से। तो वहां से एक ताइशान राजकुमार सुखाफा अपने कुछ साथियों के साथ ब्रह्मपुत्र घाटी में आए। हाँ। उन्होंने ये अहोम साम्राज्य की नींव रखी। और देखिए, वो सिर्फ योद्धा नहीं लाए थे। अच्छा, और क्या लाए थे? वो अपने साथ लाए थे गीले चावल की खेती की एक बहुत ही उन्नत तकनीक और शासन की एक व्यवस्थित प्रणाली भी, जिसे मूंग कहते थे। मूंग, ये कोई कबीलाई ढांचा था या कुछ और? नहीं, ये उससे ज्यादा संगठित था। एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था जिसने उन्हें स्थानीय समूहों पर एक बढ़त दी। और सुकाफा की नीति कमाल की थी, मतलब सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि साथ मिलाने की थी। साथ मिलाने की मतलब उन्होंने और उनके बाद के राजाओं ने धीरे धीरे जो वहाँ की स्थानीय जनजातियां थी, जैसे बोराई, मोरान, उनको अपने साथ मिलाया। इसी को कई बार अहोमीकरण भी कह देते हैं, पर ये एक तरफा नहीं था, ये समझना जरूरी है। अच्छा, मतलब उन्होंने भी कुछ अपनाया? हाँ बिल्कुल, अहोम शासकों ने भी स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाया। तो धीरे धीरे एक मिली जुली, कह सकते हैं, एक बहुजातीय संस्कृति बनी। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा इतना आसान रहा होगा? मतलब स्रोत बताते हैं कि टकराव नहीं हुए। देखिए, विस्तार तो हुआ और उसमें जाहिर है सैन्य शक्ति का इस्तेमाल भी हुआ होगा, लेकिन सुकाफा की जो शुरुआती नीति थी वो टकराव टालने की थी, समावेश की थी। उन्होंने स्थानीय देवताओं को मान्यता दी, शादी ब्याह किए स्थानीय परिवारों में। हाँ, बाद में संघर्ष हुए, बिल्कुल हुए, पर नींव इसी मिक्सिंग वाले रवैये पर थी। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। उपलब्धियां, मुगलों का सामना, ये तो सबसे पहले आता है दिमाग में। हाँ बिल्कुल। कई बार कोशिश की मुगलों ने, पर अहोम डटे रहे। और वो सराय घाट की लड़ाई 1671 वाली। हाँ, सराय घाट, लाचित बोरफुकन। हाँ, लाचित बोरफुकन कमाल का नेतृत्व था। उन्होंने इतनी बड़ी मुगल सेना को हरा दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब क्या खास था उनकी सेना में? कई बातें थीं। एक तो उन्हें अपने इलाके की, खासकर ब्रह्मपुत्र नदी की जबरदस्त जानकारी थी, उसका उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अच्छा, नदी का? हाँ। फिर उनकी नौसेना काफी मजबूत थी और उनकी लड़ने की तकनीकें भी थीं, जैसे गुरीला युद्ध। और जाहिर है लाचित बोरफुकन जैसे सेनापतियों का नेतृत्व, वो तो निर्णायक था ही। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, इसने सच में उत्तर पूर्व में मुगल विस्तार पे एक तरह से रोक लगा दी। कमाल है। अच्छा, सेना के अलावा उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था का भी जिक्र है। पाइका सिस्टम और बुरांजी, ये क्या चीजें थी? हाँ, ये दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। पाइका प्रणाली को समझिए, एक बिना पैसे वाली श्रम सेवा प्रणाली। बिना पैसे वाली मतलब हर वयस्क पुरुष, जिसे पाइक कहते थे, उसे साल के कुछ महीने राज्य के लिए काम करना होता था, सेना में या किले बनाने में, सड़कें, तालाब, ऐसे काम। और इसके बदले उन्हें जमीन मिलती थी। राज्य को इससे बिना नकद खर्चे के भारी संख्या में लोग मिल जाते थे बड़े बड़े काम करने के लिए। इसने समाज को भी बहुत संगठित किया। इंटरेस्टिंग। और बुरांजी? बुरांजी थे ऐतिहासिक रिकॉर्ड, बहुत डिटेल में लिखे जाते थे। राजाओं, युद्धों, संधियों, जरूरी घटनाओं, सबका ब्यौरा। तो इतिहास लिखते थे वो लोग। इससे पता चलता है कि वो अपने इतिहास को लेकर कितने सजग थे। क्या बात है। प्रशासन और इतिहास दोनों पर पकड़। और सांस्कृतिक रूप से वो गीले चावल की खेती का क्या असर हुआ? उससे तो खेती में क्रांति आ गई, खाना ज्यादा हुआ, आबादी बढ़ी, स्थिरता आई। और सांस्कृतिक रूप से, जैसा हमने कहा, अलग अलग समूहों को मिलाया तो असमिया भाषा, साहित्य को बढ़ावा मिला। धर्म का क्या था? वो ताई मान्यताएं मानते थे शुरू में? हाँ, शुरू में वही था, पर धीरे धीरे हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा, खासकर वैष्णव और शाक्त मत। कई राजाओं ने हिंदू धर्म अपना भी लिया, मंदिर बनवाए, लेकिन आमतौर पर वो सहिष्णु थे, मतलब दूसरे धर्मों को भी जगह दी। और उनकी इमारतें वगैरह? हाँ, उनकी वास्तुकला भी खास है। चराईदेव में उनकी शाही कब्रिस्तान है, मैदान कहते हैं,
पिरामिड जैसे टीले हैं वो। और बाद में जो तुंगखुंग्या राजा आए, उन्होंने कला को बहुत बढ़ावा दिया, खासकर वो पांडुलिपियों पर चित्रकारी की गढ़गांव शैली। इतना सब कुछ, फिर पतन कैसे हुआ? 600 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि ये साम्राज्य कमजोर पड़ गया? कारण ज्यादातर अंदरूनी थे। देखिए, समय के साथ प्रशासन ढीला पड़ गया, वो पाइका प्रणाली भी शायद उतनी कारगर नहीं रही, और हो सकता है बाद के राजाओं में वो पहले वाली बात नहीं रही। नेतृत्व की कमी। हाँ, शायद। और एक बहुत बड़ा झटका था मुआमोरिया विद्रोह। मुआमोरिया विद्रोह? हाँ, ये 17वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ और कई दशकों तक चला। ये बेसिकली एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था जो किसानों के विद्रोह में बदल गया। इसने राज्य को अंदर से मतलब बिल्कुल खोखला कर दिया। तो अंदर की लड़ाई ने उन्हें कमजोर कर दिया। बिल्कुल। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया बाहर वालों ने। 19वीं सदी की शुरुआत में बर्मा यानी म्यांमार ने कई बार हमले किए असम पर, बहुत तबाही मचाई। तो अहोम राजा ने मदद मांगी अंग्रेजों से। अंग्रेज आए, उन्होंने बर्मा को हराया भी, पहले एंग्लो बर्मी युद्ध में। हाँ, 1824-26 वाला। हाँ, वही। लेकिन मदद के बदले उन्होंने खुद ही असम पर कब्जा कर लिया। 1826 में यांडाबो की संधि हुई और बस अहोम साम्राज्य खत्म। तो इस सब का क्या मतलब? हमने देखा कैसे सुकाफा ने एक टिकाऊ राज्य की नींव रखी, कैसे अहोमों ने न सिर्फ एक बड़ा साम्राज्य बनाया बल्कि मुगलों को भी रोका। उनकी वो पाइका और पुरांजी वाली व्यवस्थाएं, उनका कल्चरल मिक्स, ये सब उनकी खासियतें थी। और आखिर में अंदरूनी झगड़े और बाहरी हमले उनके पतन का कारण बने। लेकिन उनकी विरासत, वो तो आज भी असम की पहचान, उसकी संस्कृति, राजनीति में जिंदा है ना? बिल्कुल जिंदा है। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। सोचिए, अगर अहोम साम्राज्य ने इतनी मजबूती से इतने लंबे टाइम तक मुगल विस्तार को न रोका होता तो आज पूर्वोत्तर भारत का नक्शा, उसका इतिहास कितना अलग हो सकता था। सही बात है। अहोमों का उदाहरण हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि साम्राज्य बाहरी दबावों का सामना कैसे करते हैं, कभी विरोध करके तो कभी घुल मिलकर। उनकी कहानी इसी आत्मसातकरण और प्रतिरोध के बीच के जटिल संतुलन का एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है।